एक ऐसी एग्जाम जो लाखों में लोग देते हैं पर सिर्फ चंद ही सिलेक्ट हो पाते हैं। एक ऐसी एग्जाम जिसके अटेम्प्ट के बारे में या तो हम सोच रहे हैं या तो किसी से सुना होगा या तो हम ही अगला अटेम्प्ट देने वाले होंगे। एक ऐसी एग्जाम जो बहुत ही डिजायर्ड और बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम मानी जाती है, IAS या फिर सिविल सर्विसेज की परीक्षा। अब ये इतनी क्यों मान रखती है इंडिया में, इसके बारे में कभी और बात करेंगे, पर आज देखेंगे अबाउट द सैलरी ऑफ एन IAS ऑफिसर, इससे रिलेटेड पर्क्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में Here in this video in Learn with Phinology with me हिमांशी। अब बिना इधर उधर की बात किए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस पोजीशन में रिक्रूट होते हैं तो आपकी सैलरी रेंज करती है फ्रॉम 56,000 टू 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख तक। अब ये जो रेंज है वो डिपेंड करती है आपके पे स्केल और आपके पोजीशन में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में। अब फॉर एग्जाम्पल आप रिक्रूट हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही आप IAS ऑफिसर बन जाएंगे। आपकी कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें ग्रेड A के पोस्ट वालों की ट्रेनिंग होती है फाउंडेशन कोर्स की 3 महीने की इन लबासना। इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान काफी लोगों का सवाल होता है कि क्या हमें पैसे मिलेंगे या नहीं। तो देखिए, सैलरी तो आपको यहाँ नहीं मिलती है, पर आपको स्पेशल पे एडवांस यानी कि सिंपलर टर्म्स में कहूं तो स्टाइपेंड जरूर मिलता है, जो कि कटने के बाद यानी कि डिडक्शंस के बाद अराउंड 35 टू 40 के होता है। ये जो डिडक्शंस होता है उसमें मेनली आपके मेस चार्जेस, आपका यूनिफॉर्म का चार्ज, आपका रहने का चार्ज इंक्लूडेड होता है। तो ये सब कटने के बाद आपके हाथ में 35 टू 40 के जरूर मिलते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कोर्स इटसेल्फ। अब इस ट्रेनिंग पीरियड के बाद आप फाइनली रिक्रूट हो जाते हैं और फिर शुरू होती है आपकी जर्नी एज एन IAS ऑफिसर। इसमें आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है ऑन द पे कमीशन। जैसे फिलहाल चल रहा है 7th पे कमीशन। अगर आप जानकारी चाहते हैं इस पे कमीशन के बारे में, जिसके बारे में भी काफी लोगों के सवाल होते हैं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इस सैलरी में आपके ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और डियरनेस अलाउंस इंक्लूडेड होते हैं। बात करें हाउस रेंट अलाउंस के बारे में तो ये रेंज करता है फ्रॉम 8% टू 24%। फॉर एग्जांपल आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहां पे खर्चे ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां आपको इसका अलाउंस मिलता है 24% क्लास X सिटीज के लिए। क्लास Y में ये कम हो जाता है टू 16%। क्लास Z यानी कि रूरल एरियाज में ये और कम हो जाता है 8%। फिर है महंगाई भत्ता या फिर डियरनेस अलाउंस। ये जो है हर 6 महीने में एडजस्ट होता है बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन इंडेक्स और इट कैन रीच अप टू 125% एज वेल। फिर है ट्रैवल अलाउंस, जो आपके घूमने फिरने और ट्रैवलिंग के अलाउंस को संभालता है। अब इनके पे स्केल, इनकी पोजीशन के हिसाब से सैलरी डिवाइड होती है। आप शुरुआत करते हैं एज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड विद इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन ऑल्सो बिकम द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। 1 से 4 साल के एक्सपीरियंस पे आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अंडर सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी बनते हैं, जिसमें सैलरी 56,000 के अराउंड होती है। देन 5 से 8 साल के एक्सपीरियंस पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी, जिसमें सैलरी 67,000 के अराउंड होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जॉइंट सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी आप 9 से 12 साल के एक्सपीरियंस में होते हैं, सैलरी 78,000 के अराउंड। फिर 1 लाख से ज्यादा आपकी सैलरी बनती है जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर के पोजीशन में आते हैं। डिविजनल कमिश्नर, सेक्रेटरी कम कमिश्नर या जॉइंट सेक्रेटरी बनने पर आपकी सैलरी 1,44,000 तक पहुंचती है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस 16 से 24 साल होना चाहिए और पे स्केल अराउंड 14 का होता है। फिर 25 साल के एक्सपीरियंस पर आप डिविजनल कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी बनते हैं, जिसमें सैलरी 1,82,000 तक होती है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनने पर यह 2 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है। फिर 34 टू 36 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद आप चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी बनते हैं, जिसमें पे स्केल 2,25,000 होती है। एंड देन फाइनली 37 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आप कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट होते हैं, जिसमें आपकी सैलरी 2,50,000 तक होती है। नाउ एज एन IAS ऑफिसर सिर्फ सैलरी नहीं, ढेर सारे पर्क्स और बेनिफिट्स भी होते हैं। स्टार्टिंग विद द वेरी ऑब्वियस, यू आर एलिजिबल फॉर लाइफ टाइम पेंशन फैसिलिटी। इसके अलावा क्योंकि आपकी जॉब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस के लिए होती है, इसलिए आपकी सिक्योरिटी और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए 3 होमगार्ड जो बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी पे ग्रेड और आपकी पोजीशन के हिसाब से आपको रेसिडेंशियल यूनिट भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको बंगलो मिल गया, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द हाउस रेंट अलाउंस इन दिस केस। फिर अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए अफोर्डेबल स्टेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं गेस्ट हाउसेस और गवर्नमेंट क्वार्टर में। इसके भी ऊपर जहां प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ता है, वहां एक IAS ऑफिसर को अपने रेगुलर हाउस होल्ड सर्विसेज के लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना पड़ता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री फॉर देम। इसके अलावा भी कई और बेनिफिट्स होते हैं, पर जो पे स्ट्रक्चर और बेनिफिट्स है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं ग्रेड A पोजीशन के लिए। बट आई रियली होप कि जिस पोजीशन और जिस प्रेस्टिजियस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, उसे हम इसलिए नहीं चूज कर रहे हैं कि उसकी सैलरी अच्छी है, उसके पर्क्स और बेनिफिट्स अच्छे हैं, बट इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जुड़ी देश के लिए सेवा हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
विद दिस नाउ यू नो व्हाट इज द सैलरी ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। जाते जाते एक गेस करते जाइए कि इंडिया में हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट सर्वेंट कौन है। क्या वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सीजीआई है या फिर कोई और? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।